Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आज की वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी क्वेरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। आज आपको टेक्निकल बूम में बीएमसी और स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट करना है। टेक्निकल पैकेज में आपको आज ESC 2021 के क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आपको सीधा टेक्स्ट बुक में जाना है, ESC 2021 क्वेश्चन पेपर ओपन करना है और तुरंत सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको अटैम्प्ट करने हैं। पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं आएंगे तो सॉल्यूशन देखने हैं, सॉल्यूशन समझना है। सॉल्यूशन फिर भी नहीं आएगा, आपको सीखना उसका मतलब सॉल्यूशन आपको लगेगा ऐसा कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो अपनी विश लिस्ट में लिख लेना है उसका टॉपिक। और जब ये सब हो जाए काम तो आपको वो वाला टॉपिक इंडिविजुअली अलग से पढ़ लेना है। सिमिलरली जब टेक्निकल बूम में आप YCT AE के 10 क्वेश्चन और ESC PYQ के 5 क्वेश्चन करोगे, ये आप BMC के हर एक चैप्टर से करोगे, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, वो आप अपनी विश लिस्ट में लिखोगे और उसको उसी दिन कंप्लीट करोगे। ये हुआ टेक्निकल बूम, ये हुआ टेक्निकल पैकेज। शॉर्ट नोट्स एंड हैंडबुक, ये आपको सॉइल और एस्टिमेशन कॉस्टिंग की पढ़नी है। ध्यान रहे कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, आपको 30 मिनट भी दोगे तब भी चल जाएगा। दिक्कत तब आती है कि जब आप रिवीजन नहीं करते हो, इवन महीनों तक किसी एक सब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ देते हो और उसका 5 मिनट भी रिवीजन नहीं करते हो, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर 30 मिनट भी रिवाइज़ कर लोगे एक हफ्ते में किसी सब्जेक्ट को एक बार, तब भी वो सफिशेंट होगा कि आपको रिकॉल हो जाएँ उसकी चीज़ें एग्ज़ाम में। तो ये आपका आज का टास्क रहेगा। बहुत शॉर्ट में इसलिए कंप्लीट कर दिया क्योंकि आपकी क्वेरीज़ काफ़ी सारी थी, तो आज उनको सबको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्वेरी से। तो ये सब क्वेरीज़ हैं जो टास्क 3 की वीडियो थी उसमें आपने पूछी थी मुझसे। स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेरी है चिन्मय मिश्रा की कि सर प्रणाम, काइंडली मेक फॉर गेट ऑल्सो। तो गेट के लिए मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बता चुका हूँ। गेट में आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको अप्लाई करना आना चाहिए वो न्यूमेरिकल के लिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के बाद आपको एक्यूरेट उसका आंसर निकालना होगा। तो 3 स्टेप होते हैं गेट के क्वेश्चन में। जनरली ESC में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से जो न्यूमेरिकल होता है वो भी बहुत छोटा होता है, कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट पता होता है तो न्यूमेरिकल आपने नहीं प्रैक्टिस किया होता तब भी बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप उसका आंसर निकाल दो। लेकिन गेट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कई इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। तो उसमें आपको दिमाग लगा के पहले कॉन्सेप्ट के अंदर दिमाग लगा के न्यूमेरिकल को उसका आइडिया लगाना होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है, और उसके बाद भी उसके अंदर इतनी सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है कि आपको एक्यूरेटली उसका आंसर निकालना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है गेट की प्रिपरेशन। तो आप इस गाइडेंस प्रोग्राम से इसको ऐसे जोड़ सकते हो कि जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ ESC के PYQ, तब आप वहाँ पर गेट के PYQ कर लो। और जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, जो मैं आपको टेक्निकल बूम कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से गेट लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो अपनी नोट से। बाकी ये बिल्कुल सच बात है कि जो गेट के क्वेश्चंस होंगे वो सरफेस की नॉलेज से नहीं होंगे, उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। एटलीस्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल सरफेस की नॉलेज से नहीं हो पाएंगे। SSC JEE मेंस हो जाएगा आपका, प्री हो जाएगा, लेकिन जो गेट है उसके लिए आपको थोड़ी डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो समराइज़ करूँ आपके लिए गेट के लिए, तो आप क्या करो, जो मैं आपको टेक्निकल बूम के टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे मैंने BMC बताया और स्ट्रक्चर एनालिसिस बताया। तो BMC तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के हिसाब से, तो जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस बताया तो इसको आप देख लो, इसके 1-2 चैप्टर देख लो, और साथ में जो टेक्निकल पैकेज बताया वो आप गेट के PYQ करने की कोशिश कर लो। ठीक है। अच्छा, ये भी आप तब करोगे जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। अगर आपका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, आपने बिल्कुल जस्ट स्टार्ट किया है, तो फिर तो आपको बेसिक नोट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा और साथ में नोट्स के साथ साथ आपको PYQ भी करने पड़ेंगे। तब आपको इस तरह करना पड़ेगा। लेकिन आप प्रो हो, आपने सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस गाइडेंस प्रोग्राम से भी गेट की तैयारी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीक्षा का। उन्होंने बोला है भाई SSC JEE 2024 मई मंथ में होने वाला है, प्लीज़ उसके लिए कुछ वीडियो लाइए ना, प्रॉपर टाइम टेबल बना दीजिए और डेली जो टास्क कम्युनिटी पे देते थे वैसे फिर से करिए प्लीज़ प्लीज़ भैया, आई रिक्वेस्ट यू। आप बोल रहे हो कि SSC JEE 2024 के लिए। तो अगर आप SSC JEE 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तो ये जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है एक बार, और दूसरा जो बिल्कुल न्यूबी है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है।
तो अगर आपने जो अभी अभी स्टार्ट किया है तब तो आपको बिल्कुल बेसिक से नोट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इतना कर सकते हो कि जो मेरा पिछला DGP 1 है या फिर DGP 2 है प्री के लिए, उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसमें लगभग अप्रोच जो है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखने की है। लेकिन अभी जैसे कि आपके पास टाइम है काफ़ी, तो आप कॉन्सेप्ट्स को पहले सीख लो, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है, और उसके बाद SSC प्री के क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। रीजनिंग के लिए सिंपल है, डेली 50-50 क्वेश्चन का सेट कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में तो 1 महीना रीजनिंग के आप जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट है वो लगा सकते हो आप, या फिर कोई भी PYQ ले सकते हो, SSC JEE की भी ले सकते हो, SSC CGL की भी। रीजनिंग के रैंडम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में GS के लिए मैं बेस्ट आपको बता दूं तो सौरभ पांडे सर के नोट्स हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। शुरू से पढ़ के शुरू से स्टार्ट करो, आखिरी तक ख़त्म करो, उसको ही बार बार पढ़ते रहो। आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन ले लेना, उसको बार बार पढ़ लेना, काम चल जाएगा। तो मतलब मेन फोकस आपका अभी टेक्निकल पे होना चाहिए, ये कर सकते हो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको तो डेफिनेटली SSC JEE मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो इस तरह से जैसे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। इससे आपका प्री भी क्लियर होगा, इसमें आपका प्री की प्रिपरेशन होगी, मेंस की भी प्रिपरेशन होगी, ESC की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, हर एक एग्ज़ाम की AE JEE की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो यही वाला डेली गाइडेंस प्रोग्राम जो मेंस के लिए है उसको फॉलो कर सकते हो अपने अगले साल के प्री के लिए भी। बस साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन करते रहना, और GK के लिए जो आपको मैंने सौरभ पांडे सर के नोट्स अवेलेबल कराए हैं उनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम कुमार का कि भैया टेक्निकल बूम में बहुत टाइम लग रहा है, सोइल में 6 घंटे लग गए। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि टाइम लग रहा है, चलो 6 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली पर्पज़ क्या है कि आपका पूरा दिन यूटिलाइज हो। कई बच्चों का ये भी हो रहा है कि पूरा दिन पढ़ ही नहीं पा रहे, सीटिंग ही 3-4 घंटे की है। अगर आप 10 घंटे 11 घंटे निकाल रहे हो तो पहला पर्पज़ तो सॉल्व हो गया कि आपकी सीटिंग अच्छी हो गई, आप पढ़ाई कर पा रहे हो ज़्यादा देर तक। अल्टीमेटली कंसिस्टेंटली पढ़ते चले जाओगे तो चीज़ें थोड़ी मैसी भी रहेंगी, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप 10-11 घंटे पढ़ रहे हो तो सेकंड स्टेप आता है कि आप इफेक्टिव पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि 10-11 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लो। इसलिए मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, टेक्निकल बूम, टेक्निकल पैकेज। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक एक सब्जेक्ट के हर एक मतलब किसी भी सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करो। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ टेक्निकल पैकेज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने हैं किसी क्वेश्चन पेपर के। तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा है और उस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन भी हो रहा है। तो हर एक अप्रोच मैं आपको लेने के लिए कह रहा हूँ पर हर दिन में। तो आपके अगर जो 10 दिन लगे भी हैं और आपने ये इस करिकुलम फॉलो किया है तो आपकी एक होल स्टडी हो रही है, उसमें आप पूरे सिलेबस को भी देख रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को भी देख रहे हो। तो अगर इस तरह से आप 10 घंटे डिवोट कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात पे आते हैं कि अगर आपने 6 घंटे ही सॉइल में लगा दिए तो अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बाकी के 4 घंटे में आप बाकी का टास्क नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना है कि कंप्लीट तो करो टास्क। मतलब जैसे मैंने आपको 4 चीज़ करने के लिए दी, जैसे मैंने आपको टेक्निकल बूम दिया, उसके अंदर मैंने सोम दिया आपको पढ़ने के लिए, मैंने आपको BMC दिया, मैंने आपको टेक्निकल पैकेज दिया करने के लिए, मैंने आपको 2 जैसे मान लो सर्वे और ट्रांसपोर्ट दिया इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए। तो आपको लग रहा है कि सोम मैंने जो क्वेश्चन किए वो सभी नहीं हो पा रहे हैं आपसे। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एटलीस्ट आप ये पांचों चीज़ें कर लो। आप इसके अंदर क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ ये कर सकते हो कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए तो आप 5 क्वेश्चन कर लो इसके हर चैप्टर के। मैंने आपको टेक्निकल पैकेज दिया है 1 से 50 करने के लिए, तो आप 1 से 25 कर लो। आप ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि पूरा दिन लगा के सोम और BMC ख़त्म किया और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन के नंबर कम कर सकते हो, लेकिन ये जितना टास्क दिया है ये सब आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बीच के कुछ क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि सिमिलर से क्वेश्चन है जो कि मैं आंसर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक सिंह ने पूछा है कि सर डेंगू हो गया है, 4-5 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्लीज़ कुछ बताइए। अ, देखो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, तो इसमें मान लो 3 महीने हैं। आप काउंट ये करते हो कि ये 4-5 दिन आपकी जो मतलब आप अनअवॉइडेबल सी चीज़ है, जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई, कहीं जाना पड़ गया, आप बीमार हो गए, आपको ये टाइम बड़ा मतलब सिर्फ आपको नोट पॉइंट आउट करके नहीं कह रहा हूँ, ये एक जनरल टेंडेंसी है कि ये 4-5 दिन बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ये जो बाकी के जो महीनों होते हैं वो नहीं दिखते। उसमें आप कई सारे दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है।
आपकी तबीयत ख़राब है, आपको कहीं जाना पड़ गया, उसको मत काउंट करो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आराम करो, रेस्ट करो, अपने आप को रिकवर करो जल्दी से जल्दी, कि ये 4-5 दिन में सब चीज़ें सही हो जाएँ और आप आगे के दिन पढ़ाई करो। अगर आप ये सोचोगे इसमें इतनी स्ट्रेस लोगे कि 4-5 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये आगे के दिन भी आप वेस्ट कर रहे हो अपने, क्योंकि आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे जल्दी से। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो कि इस बीमारी के टाइम पे भी आप स्ट्रेस फ्री होके आपने किताब खोल ली और कुछ 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, तो उसको बोनस मान लो कि हाँ, मैंने इस टाइम पे भी पढ़ाई की, और अपने आप को अप्रिशिएट करो। ना कि ये कि आपने 4-5 घंटे आज आप उस तरह से नहीं पढ़ पाए जितना आप डेली पढ़ते थे। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। बहुत सारा टाइम आपको मिलता है पढ़ाई करने के लिए, आप उनको भी चीज़ों को भी यूटिलाइज़ कर लोगे। ये 4-5 दिन अनअवॉइडेबल थिंग्स हैं, उनको हटा कर भी तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिलैक्स रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। अगर कभी बीमार पड़ गए तो पहले अपनी केयर करो। कोई घर में बीमार पड़ गया उसको देख लो थोड़ा, ठीक है? जितना आप कर सकते हो उतना कर लो, फिर अपना बाकी वापस से पढ़ाई में आओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि बिष्ट का कि सर D12 जेई का जो मेंस और कुछ एग्ज़ाम हुए थे ठीक लेवल के, उनके पेपर का भी स्केड्यूल कर दीजिए इसमें। ये क्वेश्चन नहीं है, एक सजेशन है, काफ़ी अच्छा सजेशन है कि मैं टेक्निकल पैकेज में ESC मेंस के साथ, मतलब ESC के साथ साथ इन सब एग्ज़ाम को भी इंक्लूड कर दूं जो कि ठीक ठाक लेवल के आए हुए हैं। तो सजेशन अच्छा है, लेकिन एक बात यह है कि जो मैं आपको टेक्निकल बूम बता रहा हूँ करने के लिए, टेक्निकल बूम जो है वो सभी जेई लेवल के PYQ ही है। अगर आप ये कर रहे हो तो ये अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ESC का एक अलग लेवल है जो आपको, और दूसरी बात, इसका कोई जेई का पेपर छूट भी सकता है, लेकिन ESC के तो आपको PYQ करने ही है। तो इसलिए जो आप बता रहे हो वो मैं टेक्निकल बूम में कवर करवा रहा हूँ आप लोगों से, और जो ESC है वो टेक्निकल पैकेज में कवर करा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें ऑलरेडी कवर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव कट्टीमनी का कि सर न्यू YCT में 2020 तक के ही क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं है, 2020 तक के क्वेश्चन है तो 2020 से करो। ऐसा मत सोचो कि 21, 22, 23 के भी होने चाहिए आपके पास क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन हैं अभी उनको कवर करो, पहले ये कवर कर लो, 21, 22 कहीं से मिलेंगे वो देख लेंगे। तो जो चीज़ है मतलब अल्टीमेटली उनको कवर करो। कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको ये मत, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली होने वाली चीज़ नहीं है कि आपका 2021 का आप कर लेते तो कुछ उसमें से आ जाता। अगर ये अप्रोच रखोगे कि 2021 में से, क्या पता 2021 में से आ जाए, तो ये भी सोचो कि क्या पता 20 में आ जाए, क्या पता 19 में से कोई क्वेश्चन आ जाए, या क्या 18 में से आ जाए। तो जो आपके पास है उसको कवर कर लो, 21-22 को बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़र 3712 का। इन्होंने बोला है कि UPSC ESIC JEE के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इंटरव्यू की एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन जैसे मैंने इंटरव्यू दिए हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं कुछ बता सकता हूँ आपको कि अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो टेक्निकल तो साउंड होना ही चाहिए आपका। इसमें मतलब कुछ, मतलब इसका कुछ सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कि आपने सारी चीज़ों पे वर्क कर लिया, टेक्निकल पे नहीं करा तो दिक्कत है। अगर आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए, आप नहीं बता पाए, तब भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल आपका साउंड होना चाहिए। पहली बात, साउंड कैसे होगा कि आपने अब तक पढ़ा तो है उसको, ठीक है, लेकिन अब मतलब आप लगातार टच में रहोगे अपने अपने सब्जेक्ट्स के, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में, उनका आप जवाब दे पाओगे। लेकिन आपने ये सोच के कि आपने जैसे एग्ज़ाम दिया, इसका अभी मान लो इसका रिज़ल्ट आया, और इंटरव्यू की डेट तक आप सिर्फ यही रिसर्च करते हुए रह गए कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, अलग से वीडियो देखने लग गए। वो देख लो, 1-आधा घंटा देख लो अलग से, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोर पे ध्यान देना है। ये जो आपके नोट्स हैं, जो आप पढ़ के आए हो, जो आपने बनाए हुए हैं नोट्स, या फिर किताबें हैं जिनसे आप पढ़ते हो, उन पर ध्यान दो। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप बता पाओगे। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहाँ पर उन्होंने कोई सवाल पूछा, मान लो आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, टेक्निकल है, तो उस टाइम पे अगर आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा दी तो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। जैसे मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू देने गया मैं, तो जो चेयरपर्सन थे वहाँ पे, DG ऑफ CRPF, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर 20 फ्लोर्स हैं, और आपको इसकी लिफ्ट डिज़ाइन करनी है, तो आप क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, मतलब डिज़ाइन कैसे करोगे। तो लिफ्ट डिज़ाइन कराना शायद कभी सीखा भी नहीं होगा किसी सिविल इंजीनियर ने, शायद अलग से पढ़ा हो तो पढ़ा हो। तो ये बिल्कुल नई चीज़ थी। मैं यहाँ पर ये भी कह सकता था सर मैंने लिफ्ट डिज़ाइन करना नहीं सीखा, तो थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच हो जाती है,
और मतलब उन्हें भी सही ना लगता, उन्होंने पहले पूरा एक्सप्लेन किया करीब 2-3 मिनट लेके प्रॉब्लम को, और फिर मैं बोल दूं कि सर ये डिज़ाइन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो थोड़ा सा गलत हो जाता वो। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उनसे ही बात करने की कोशिश करी इसमें कि सर हम देखेंगे कि कितने जो हमारे पास जो कितने पर्सन्स हैं जिनकी मूवमेंट हो रही है जैसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो मैंने उसके हिसाब से बोला कि सर फिर हमारे पास इसकी क्या होगा कि एकदम से लोड तो ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी हमें बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो कभी कभी एक एक बंदा आएगा, कभी 2 बंदे आएंगे, मतलब मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें ज़्यादा लोड के लिए तो डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, लोड डिज़ाइन के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो मेटल फ्रेम हो ये अच्छा हो। दूसरा, इसके अंदर हमें जो मैंने बताया था कि केबल के डिज़ाइन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और मोटर के डिज़ाइन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मोटर हमारे पास ऐसा होना चाहिए। मैंने अपने लेमन टर्म में जो मैं सोच पाया वो मैंने बता दिया कि केबल इतनी टेंशन झेल लेनी चाहिए। उन्होंने बोला कि कैसे डिज़ाइन करेंगे वो बताओ। तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाया, लेकिन कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर पाया कि हाँ कितना इसके अंदर ट्रैफिक आएगा। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के लिए, लिफ्ट को डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, ये जो केबल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, मोटर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन हुए, लेकिन मैं उनके आंसर नहीं दे पाया क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन हाँ, जो भी मैं सोच पाया मैंने सीधा फिर ये बोल दिया कि सर मैं अभी इतना ही सोच पा रहा हूँ इसके डिज़ाइन में, आगे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े सेटिस्फाई थे इस चीज़ में कि हाँ मैंने कुछ सोच के बताया तो उन्हें। ठीक है, तो ये भी मैटर करती है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं है कि ब्लफ़ करने लगा हूँ मैं कोई भी चीज़, लेकिन हाँ मैंने सोच के बताया कि हाँ ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें चल जाएंगी। ब्लंडर मत करना कोई भी कि जैसे अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दो। ये तब होता है जब एचआर वगैरह वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा मत करना। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो ठीक है सॉरी बोल सकते हो, लेकिन हाँ इन चीज़ों में सॉरी नहीं बोल सकते। इनमें आप चीज़ों में सोच सकते हो, इसमें आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने पढ़ा नहीं है। इसमें आप कुछ कुछ चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी अल्टीमेटली आपका टेक्निकल नॉलेज ही वर्क करेगी और उसमें उसके टच में रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो चलो आज मैं इतने ही डाउट ले पाऊँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।